गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ +2। आज हम अपना चैप्टर 3 यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे जो आप देख रहे हो चैप्टर का नाम गॉस थ्योरम है। ठीक है। सो इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप गॉस थ्योरम क्या है इसके बारे में पढ़ोगे और फिर उसकी एप्लीकेशंस करनी है हमने। ठीक है। अब गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए एक बहुत बेसिक चीज़ पहले हमको समझनी है, एरिया वेक्टर। नाम जब मैं बोल रही हूँ एरिया वेक्टर, ठीक है, तो क्या आपको अजीब लग रहा है कुछ? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ये गलत बोल रहे हैं मैम? अगर नहीं लग रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि आपको दिमाग में आना चाहिए कि एरिया, उसके साथ मैम वेक्टर जोड़ रहे हैं। एरिया हमने पढ़ा है अभी तक इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फिर उसके साथ वेक्टर कैसे बन सकता है, क्योंकि वेक्टर की तो डायरेक्शन होती है। तो ये एक नया टर्म आज हम डिफाइन करने वाले हैं, जो गॉस थ्योरम को समझने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टर्म आज समझते हैं, विच इज़ द एरिया वेक्टर। जैसे आपको पता है वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक आएगा मैग्नीट्यूड, दूसरी आएगी उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर है कि जो एरिया होगा उस सरफेस का, वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, है ना। सो अगर मान लो आपके पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 मीटर स्क्वायर। सिंपल बात। ठीक है। अब आती है मेन बात डायरेक्शन की। ठीक है। तो ये ध्यान से अब आप मेरी बात सुनिए। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो उस एरिया से परपेंडिकुलरली बाहर को जाएगी। यानी अगर मैं ये पेज लेती हूँ तो ये पेन को परपेंडिकुलर रखना है मैंने, किससे? पेज से, पेपर से। और ये इस तरीके से अगर मैं इस पेन को रखती हूँ तो ये जो पेन की डायरेक्शन है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी? कोई भी सरफेस आप ले लो, आपने उस सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन बाहर की तरफ लेनी है, और वो जो लाइन या वो जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। सो ये लेटा हुआ सरफेस है और ये ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पेन बता रहा है। यहाँ तक समझ में आया? आई होप ये आपके दिमाग में क्लियर बैठ गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब एक और नया टर्म समझना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, फ्लक्स का सिंपल सा मतलब होता है फ्लो। जब कोई भी चीज़ फ्लो करती है तो आप उसको फ्लक्स बुलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नेचुरली चार्जेस से कुछ रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आप डिफाइन करते हो, दोबारा देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस जहाँ रखे जाएंगे वहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आएंगी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया। ठीक है। इसको समझने के लिए आप ये वाला डायग्राम आप देखो ध्यान से। ये एक बड़ा सरफेस लिया हमने, ठीक है। अब मैंने आपको +1 में भी बताया है, आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से समझाती हूँ। देखो, फिज़िक्स में हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पूरा बड़ा प्रॉब्लम इकट्ठे नहीं लेते हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं। ठीक है। अगर आप उसका छोटा सा एक भाग लेते हो, एक पार्ट लेते हो छोटा सा, जिस आप पार्ट को क्या बुलाते हो? एलिमेंट, है ना। क्या बुलाते हो? एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। तो वो एलिमेंट आप जब लेते हो, आप अपनी सारी प्रॉब्लम उस एलिमेंट के ऊपर सॉल्व करते हो, और फिर जो भी आंसर आता है उसको आप उस पूरे सरफेस पर अप्लाई कर देते हो। आपको प्रोसेस समझ में आया? आपने क्या करना है? क्योंकि आगे
पूरे डेरिवेशंस मैक्सिमम इसी प्रोसेस को लेके होंगे। एक बड़ा सरफेस जो है वो लेना है, उस पूरे बड़े सरफेस को इकट्ठा एक साथ कंसिडर नहीं करना है, बल्कि उसमें एक छोटा हिस्सा लेना है। उस हिस्से को हम क्या बुलाते हैं? एलिमेंट। ठीक है। अब उस एलिमेंट में जैसे मान लीजिए आपने लाइन ली है, तो ये पूरी की पूरी लंबी लाइन ले ली, इस पर सॉल्यूशन बनाना है तो इस पर नहीं बनाएंगे, आप एक छोटा सा हिस्सा इस लाइन का कंसिडर करोगे और इस पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ये बन जाता है लाइन एलिमेंट। छोटी सी लाइन, इसीलिए लाइन एलिमेंट। अगर लाइन के बदले आपके पास एरिया है ये पूरा, ठीक है, समझ लो आपने एक फुटबॉल लिया है, वो फुटबॉल का पूरा जो सरफेस है उस पर आपको काम करना है, तो पूरे सरफेस पर इकट्ठा काम नहीं करेंगे, उस फुटबॉल का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करेंगे, बहुत ही छोटा सा एरिया। ठीक है। और पूरी सोल्यूशन उस एरिया पर करेंगे, और एरिया को हम एस से बुला रहे हैं ना, सरफेस एरिया को हम क्या नाम से बुला रहे हैं? एस से बुला रहे हैं। तो इस छोटे से सरफेस को, छोटे से सरफेस एरिया को हम क्या नाम से बुलाएंगे? इसको हम बुलाएंगे डी एस। आप याद करो, डी, डी हम किसके लिए यूज़ करते थे? याद आ रहा है आपको? डी हम यूज़ करते थे फॉर वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल, या जिसको दूसरा यूज़ करते थे चेंज। यहाँ चेंज का तो मतलब नहीं है, यहाँ आएगा वेरी स्मॉल। तो इस पूरे स्फीयर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा आपने कंसिडर किया एरिया। पूरे का सरफेस कितना है? एस, लेकिन आपने एस पर सोल्यूशन नहीं निकालना है, आपने एक छोटे सा हिस्सा कंसिडर करना है डी एस, उस पर निकालना है, फिर उसको आपने जनरलाइज कर देना है पूरे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये एरिया है, तो इसीलिए इसका नाम क्या बन जाएगा इस छोटे से हिस्से का? एरिया एलिमेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? सो इस तरह से आप, प्रोसीजर आपका यही रहेगा हमेशा। तो यहाँ मैंने ये बड़ा सा सरफेस लिया, इस पर पूरे में काम नहीं करेंगे, तो एक छोटा सा इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, अब आप इसको ना देखो ध्यान से, ये सरफेस इस तरह से रखा हुआ है, रखा है, तो इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा? जिस डायरेक्शन में मैंने बनाया, मैंने जानबूझ करके इसको टेढ़ा बनाया है ताकि आपको इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन समझ में आ सके। ये देखिए, ये सरफेस है, इस तरह से दिख रहा है आपको, और ये इसका क्या बन गया? नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब मान लो ये फील्ड लाइन जा रही है, फील्ड लाइन ये जा रही है, देखने में समझ में आ रहा है क्या? ये फील्ड लाइन इस छोटे से एरिया एलिमेंट को परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर होगी तो उसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, वो तो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है,